हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम में बहुत कम है। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है। तो मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? मृदा को प्रदूषित करने में प्रदूषित जल का, प्रदूषण वायु का, घरेलू अपमार्जक का, या इनमें सभी? क्या लिखा है? प्रदूषित जल का। ठीक है, ये प्रदूषित जल है ना, प्रदूषित जल का, प्रदूषण का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें से सभी का। तो मृदा को प्रदूषित सभी लोग करते हैं। प्रदूषित जल से भी हमारा हो जाता है, ठीक है, और प्रदूषित वायु से भी होता है। मृदा जो होता है, मृदा अगर प्रदूषित होगा तो उससे हमारा जल भी प्रदूषित होगा, वायु भी प्रदूषित होगा, घरेलू अपमार्जक भी प्रदूषित होगा, क्योंकि खेत है, खेत से में हम लोग फल फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ लगाते हैं, अनाज लगाते हैं। जल भी प्रदूषित होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारा सभी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो ऑप्शन ए गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, या इनमें से सभी? तो गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा समस्याएं गर्भपात की समस्याएं होती हैं, ठीक है। वैसे तो गर्भावस्था में स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, ठीक है, ये सब होता रहता है, ठीक है, लेकिन अपरिपक्वता नहीं होगा और गुर्दे का भी संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? गर्भपात ही होगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे बैक में पेन होता है गर्भावस्था में ना, कमर में ज़्यादा पेन होती है, तो ये सब है नहीं, तो हमारा क्या होगा? गर्भपात ही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, ये रक्त है ना, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, या मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। तो गर्भधारण का परीक्षण हम कैसे करते हैं? हम लोग लाते हैं ना प्रेगा न्यूज़ ला के हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? यूरिन लेते हैं, यूरिन से ही टेस्ट करते हैं ना। तो मूत्र में जो हार्मोन्स निकलते हैं उसी से हमें पता चलता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। यूरिन से हम लोग टेस्ट करते हैं ना, हम लोग घर पे भी टेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो भी बोलते हैं ना यूरिन लाओ, तो यूरिन से ही टेस्ट करते हैं। तो जो यूरिन में हार्मोन्स निकलता है उसी से हमें पता चलता है कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रसव कहते हैं, कृत्रिम प्रसव कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव कहते हैं, या जटिल प्रसव कहते हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल प्रसव क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल प्रसव वो होता है जो ऑपरेशन से किया जाता है, ठीक है, और कृत्रिम प्रसव भी वही होता है, जटिल प्रसव वही होता है, चीड़ फाड़ के द्वारा होता है, इसे भी जटिल प्रसव वही कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक प्रसव होता है उसे हम प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। ऑप्शन 4 का ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का मुख्य कारण क्या है? गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, या वसा की कमी? गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का मुख्य कारण क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? कैल्शियम की कमी, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हमारे मसूड़े होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारे दांतों में रोग लगने लगता है, पायरिया हो जाता है, ये सब हो जाता है ना, तो वही है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। और वसा की कमी से क्या होता है? वसा की कमी से जैसे हमारी वसा की कमी हो जाती है ना, तो शुष्क त्वचा हो जाती है, हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए हमें वसा लेना चाहिए।
एक प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। वसा की भी कमी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी पूरी हड्डी हड्डी दिखाई देने लगती है, ठीक है, बॉडी अच्छी नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानियाँ हैं? तो बताइए अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानियाँ हैं? अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानियाँ हैं? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाता। नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूति की देखिए, नर्स लिखा है बेटू, ये देखिए नर्स है ना, ठीक है। नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा ही बहुत खर्च होता है, सदस्य की भाग दौड़ अधिक रहती है। तो हाँ ये सभी होता है, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल अस्पताल में ही हम लोग सेफ़ रहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ही हम लोग सेफ़ रहते हैं, हॉस्पिटल में ही हम लोग, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरियाँ भी बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, ऑपरेट करके सीजेरियन से ही हो रही है ना, सी सेक्शन से। तो क्वेश्चन है ये सभी होगा, ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग हॉस्पिटल को ही सेफ़ मानते हैं, ठीक है, ये सब पहले की बातें थी ना, अब तो हॉस्पिटल ही सेफ है। घर पे आजकल कभी आप लोगों ने सुना कि कभी किसी की डिलीवरी हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डी मानते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? हरलाख के अनुसार, हरलाख लिखा है ना, हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? जन्म से 2 माह होती है, 2 से 3 माह होती है, 3 से 4 माह होती है, 4 से 5 माह होती है। तो हरलाख के अनुसार नवजात की अवस्था कितने समय की होती है? तो हरलाख ने बताया है जन्म से 2 वर्ष बताया है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है। तो अगर ऐसा ऑप्शन अगर आप लोग के पास आ जाता है तो आप लोग जन्म से 2 माह मारेंगे, ठीक है। आप लोग क्या मारेंगे? जन्म से 2 माह मारेंगे। वैसे तो हरलाख के अनुसार नवजात अवस्था का समय है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। आप लोग यही याद रखिएगा, हरलाख की नवजात अवस्था क्या है, हरलाख ने क्या बताया है? जन्म से 2 वर्ष बताया है। अगर ऐसा आप लोग के पास ऑप्शन आ रहा है तो जन्म से 2 माह मारेंगे, आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर मारिएगा, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाता है? प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाता है? 2 घंटे बाद काटा जाता है, जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तत्काल काटा जाता है, या जब चाहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तत्काल काटा जाए या जब चाहे हम तब काट लिया 2 घंटे बाद, तो ऐसा होता ही नहीं। जब उसमें स्पंदन रुक जाता है, ठीक है, जब उसमें स्पंदन रुक जाता है ना, देखते हैं ना नाभि नाल होता है बच्चे का, चलिए, जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तो बच्चे का नाभि नाल काटा जाता है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, मैकोनियम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रम होगा ना, ये क्या है? कोलेस्ट्रम, ठीक है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रम है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा, ठीक है। तो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं, इससे बच्चा को प्रतिरक्षा मिलता है, हर बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम, माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे बच्चों को पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, इससे बच्चा हर बीमारियों से बचा रहता है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अब मैकोनियम क्या होता है आप लोग भी याद रखिएगा, मैकोनियम जो बच्चे का पहली पॉटी होती है, जो बच्चे की पहली पॉटी होती है उसे मैकोनियम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैकोनियम किसे कहते हैं? जो बच्चा पहली बार पॉटी करता है जन्म लेने के बाद, जब भी करता है पहली बार पॉटी, उसे मैकोनियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, सामान्य अवस्था या महत्वपूर्ण अवस्था? तो शिशु अवस्था क्या है? एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जो हमारे शिशु की अवस्था है एक महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? 1 मिनट स्टूडेंट, नेट ऑफ कर दो। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है?
बताइए बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक की 1 वर्ष तक की अवस्था में मृत्यु होना, या उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा कि जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, ये क्या होता है? बाल मृत्यु से हमारा तात्पर्य है। ठीक है, यही बाल मृत्यु कहलाता है कि जन्म लेने से लेके 1 वर्ष तक के शिशु तक का हम लोग को काउंट किया जाता है बाल मृत्यु दर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मातृ कल्याण के लिए सेवा है। मातृ कल्याण के लिए सेवा है तो क्या है? मातृ कल्याण के लिए क्या सेवा है? ये ऐसे होगा ना, मातृ कल्याण के लिए सेवा है गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा, या इनमें से सभी। तो गर्भवती माँ के लिए भी होगा, प्रसूता के लिए, धात्री जो लैक्टेटिव वुमेन है उनके लिए भी होगा। ठीक है, तो मातृ कल्याण के लिए एक सेवा क्या है? इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत होता है। तो हमारे देश में जो प्रजनन योग्य महिलाएं हैं वो कितने परसेंट है? 22%, ना 20%, ना 24%, ना तो 30%। कितनी है हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाएं? 22% है। तब भी हमारे देश की आबादी देखो कितनी बढ़ गई है। चलिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र के हम अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूह का करते हैं, सामाजिक संबंधों करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं करते हैं, या उपयुक्त में से सभी का करते हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक समूह का, जो समाज में लोग रहते हैं उनके समूह का भी अध्ययन करते हैं। जो हम संबंध बनाते हैं समाज में अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से, उसको भी करते हैं। और जो सामाजिक प्रक्रियाएँ करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति के किस विद्वान द्वारा अध्ययन आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो बताइए, प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, प्रोफेसर W.E. टॉमस द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या बताया है डेनियल एस प्रेस्कोट ने? आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भौतिक भी बताया, सामाजिक भी बताया, आत्मसंगठन और प्राप्ति किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया गया। तो भौतिक, सामाजिक और आत्मसंगठन आप लोग याद रखिएगा कीवर्ड। ठीक है, किसने बताया? प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट ने। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक हैं। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं हमारी, उसमें बाधक कारक क्या क्या हो सकती हैं, ये पूछा जा रहा है। अज्ञानता है, निर्धनता है, सामाजिक मान्यता है, इनमें सभी। तो सही है, हमारा इनमें सभी होगा, क्योंकि जब अगर अज्ञानता रहेगा, हमें शिक्षा नहीं रहेगा, किसी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं रहेगा, तो भी बाधक कारक हो जाएंगे। और निर्धनता रहेगा, हम गरीब रहेंगे, हम निर्धन रहेंगे, तब भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक हो गए, हम अपनी आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पाएंगे। ठीक है, और सामाजिक मान्यताएं भी ऐसी ऐसी होती हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं होती हैं, पहले की परंपराएं चली आ रही थी, उस हिसाब से भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमुलस शब्द का अर्थ है। तो फेमुलस शब्द किससे लिया गया है? फैमिली के लैटिन भाषा से, फैमिली के लैटिन भाषा से लिया गया ना, लैटिन भाषा से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, फैमुलस शब्द किससे लिया गया है? फैमिली के लैटिन भाषा से फैमुलस शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सेवक है, सामंत है, सामंजस्य या मालिक है। तो फैमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है या नौकर होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ना, फैमुलस शब्द का क्या अर्थ होता है? सेवक। और ये किससे लिया गया है? फैमिली की लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है?
तो जैविक कार्य कौन सा है? संतानोत्पत्ति है, स्थिति प्रदान करना है, धन उपार्जन करना है या मनोरंजन करना है। तो जैविक कार्य में क्या आता है हमारा? संतानोत्पत्ति क्या आती है? जैविक कार्य में आती है। स्थिति प्रदान करना, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। धन उपार्जन करना जैविक कार्य में नहीं आता। मनोरंजन हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैविक कार्य में क्या आता है? संतानोत्पत्ति हमारा जैविक कार्य में आता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 18 का ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? ये स्टेटमेंट आप लोग ये सब जरूर याद करिएगा। ये सब एग्जाम में 2-3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक ही इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयार करते रहिएगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 18 क्वेश्चन देखिए। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? तो दुर्खिम ने किया, मैक्स वेबर ने किया, प्लेटो तथा अरस्तु ने या स्पेंसर ने? तो परिवार के जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के रूप में प्लेटो तथा अरस्तु ने बताया कि परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है, ठीक है। परिवार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम परिवार से ही सब कुछ सीखते हैं। और परिवार में माँ जो होती है वो पहली शिक्षिका होती है, ठीक है। जो बच्चे की माँ होती है वो पहली शिक्षिका होती है। माँ ही बच्चे को ज्ञान देती है पहला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो हिंदू विवाह का क्या उद्देश्य है? धर्म है, पुत्र प्राप्ति है, या रति है, या इनमें से सभी है? तो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य था, धर्म भी था, पुत्र प्राप्ति भी थी, रति भी थी, इनमें सभी। तो रति क्या होता है आप लोग जान लीजिए। वैवाहिक सुख को हम रति कहते हैं। पुत्र प्राप्ति मतलब क्या? वंश को आगे बढ़ाना, हम उसे पुत्र की प्राप्ति कहते हैं। और हमारा धर्म भी था। हिंदू विवाह का यही उद्देश्य था कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके, हमारा वंश आगे बढ़ सके, हम धर्म आगे बढ़ा सके और वैवाहिक सुख भी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हमारे हिंदू विवाह का उद्देश्य था। ऑप्शन 1 मिनट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है। भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? 1 सेकेंड हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। भ्रातृक, ठीक है। भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? राजपूत में पाया जाता है, नागा में पाया जाता है, टोडा में पाया जाता है, इनमें सभी। तो भ्रातृक बहुपति विवाह का मतलब क्या होता है? भ्रातृक बहुपति विवाह का मतलब होता है कि जैसे कि कई भाई की एक पत्नियां हो, उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कई भाई की सिर्फ एक पत्नियां हो, उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये तिब्बती और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में होता है। ये कहाँ होता है? तिब्बती और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, जहाँ की आबादी कम होती है, जहाँ लोग कम होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि भ्रातृक बहुपति विवाह किया जाता है, ठीक है। कई आदमियों से, कई मतलब भाई रहते हैं, उनसे एक लड़की रहती है, उससे विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ किया जाता है? टोडा जनजाति में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, भ्रातृक बहुपति विवाह टोडा जनजाति में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। चलिए हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप लोग इन्जॉय करते रहिएगा। और देख लीजिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन हम श्योर 100% बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 90% इसमें से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप लोग के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर और ज़रूर फंसेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।